नमस्कार दोस्तों, मैं राघव तोमर आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल जीएस बाय राघव सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हम आज से लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम पूरे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। यानी हर सब्जेक्ट से जो जो चैप्टर है उनके चैप्टर वाइज यहाँ पर क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। दोस्तों, ये सीरीज आपके लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हेतु मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज साबित होने वाली है। और दोस्तों, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि लूसेंट कितनी इंपॉर्टेंट बुक है। यानी कि कहीं भी अगर एग्जाम आप देते हो तो आपको पता है कि सभी क्वेश्चन लूसेंट में से ही आते हैं। यानी जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन है लगभग सारे क्वेश्चन लूसेंट से पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज से हम लूसेंट की ऑब्जेक्टिव वाली जो बुक आती है उस सारी बुक को सोल्व करेंगे। और याद रखना, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम सोल्व करते चलेंगे। दोस्तों, याद रखना, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज होने वाली है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। और आज से हमारी जो क्लास शुरू हो रही है इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका प्राचीन इतिहास का। तो प्राचीन इतिहास में हम सबसे पहला टॉपिक आपका आता है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो जो प्राचीन जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास के जितने भी चैप्टर है उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक इतिहास। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि डेली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है और आप सभी जानते हैं कि काल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा काल किस सन का है, किस काल में कौन सा शासन था। ये काल से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आता है वो आता है आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हड़प्पा सभ्यता इसका जो काल था ये था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब कहीं कहीं आपको यहाँ पर 1800 ईसा पूर्व भी देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि काल यह बिल्कुल नियरेस्ट सन है। तो आपको यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी अगर अदर ऑप्शन आप देख पा रहे हो तो बाकी अदर ऑप्शन बिल्कुल ही अलग जा रहे हैं। तो आपको याद रखना 2500 ईसा पूर्व से 1750 या 1800 दोनों में से जो याद रह जाए वो याद रख लेना। जब भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो वहां पर आप समझ जाओगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। दोस्तों, ये नई जो शब्द है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस नई शब्द को अगर आपने पकड़ लिया तो आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों, दो बातें मेरी याद रख लेना। पहली बात तो ये कि हर क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से बारीकी से पढ़ना और दूसरी बात यह है कि चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लेना। अगर आपने क्वेश्चन को और ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लिया तो लगभग ये मान के चल लिया कि 90% आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। बाकी 10% थोड़ा सा दिमाग लगाकर वो आप सोल्व कर दोगे। ठीक है, तो याद रखना, नई शब्द को पकड़ना है और इसको ऐसा पकड़ पकड़ के मारना है कि आपका आंसर सही निकल जाए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। चार ऑप्शन आपके सामने, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर निकल कर आता है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर डी। जो ग्रीक की सभ्यता थी ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन बिल्कुल भी नहीं थी, ये अलग ही चल रही थी। बाकी जो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता है ये तीनों सभ्यता आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन या साथ साथ चलने वाली सभ्यता थी। दोस्तों, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है और क्वेश्चन का ऑप्शन को पढ़ने के बाद सारे आंसर, जो सही आंसर है उसको अपने माइंड में क्लिक करना ताकि आपको पता चले कि कितने क्वेश्चन आपके सही है और आपकी तैयारी यहाँ पर इस चैप्टर से या इस सब्जेक्ट से कितनी बेहतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर आपको ज्यादा क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में। तो आप हम यहाँ पर सारे ऑप्शन के जितने भी क्षेत्र दिए उसमें हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पंजाब, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही सभ्यता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए, मोस्ट इंपोर्टेंट, और कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर निकल कर आता है वो निकल कर आता है ऑप्शन नंबर ए, जो सुरकोदेड़ा था, ये सुरकोदेड़ा से आपके सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और याद रख लेना, क्योंकि कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए, तो याद रखना सुरकोदेड़ा से प्राप्त हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कालीबंगन किस राज्य में। दोस्तों, जब भी आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो उसमें क्वेश्चन इस प्रकार से देखे होंगे कि कौन सा क्षेत्र किस राज्य में आता है और कौन सा क्षेत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि कालीबंगन किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, जो कालीबंगा या कालीबंगन है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के लोग मोहरे बनाने में किया जाता है, यानी जो हड़प्पा काल की मोहरे होती थी वो किस पदार्थ की बनी होती थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो हड़प्पा काल में मोहरे थी ये सेल खड़ी की बनाई जाती थी, और अगर आप सेल खड़ी को देखोगे तो गूगल पर सर्च करके देखना, सेल खड़ी आपको बिल्कुल चमकीला जो सिल्वर जैसा पदार्थ दिखाई देता है, उसकी जो आपकी मोहरे बनी होती थी सेल खड़ी की। ठीक है, तो ये सेल खड़ी जिसकी सिक्के या मोहरे हम बोलते हैं वो मोहरे बनाई जाती थी हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या हो गया, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है, मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ गया। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, कास्य युगीन, नवपाषाण काल युगीन, पूरा पाषाण काल या लो युग। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, हड़प्पा जो सभ्यता ये कास्य युगीन सभ्यता थी। अब कास्य युगीन सभ्यता क्यों थी, तो इसका जो कारण है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे इनको कांसे का ज्ञान था, यानी उस समय जो औजार वगैरह जो सामान था वो कांसे का बना होता था, और कांसे का सामान बना होता था और कांसे का सबसे ज्यादा उपयोग होने के कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाने लगा, और इसका एक नाम क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता। तो याद रखना, हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता तीनों एक ही है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हड़प्पा के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। मोस्ट इंपोर्टेंट कि हड़प्पा काल के जो लोग थे उनका व्यवसाय क्या था, क्या काम करते थे। चार ऑप्शन आपके सामने, व्यापार, पशुपालन, शिकार या फिर कृषि। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो पहले अपने माइंड में क्लिक कर ले ताकि आपको पता चल जाए कि कितने क्वेश्चन आपके यहाँ से सही निकल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हड़प्पा काल के लोग थे वो व्यापार का काम करते थे, तो व्यापार इनका प्रमुख व्यवसाय था, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हड़प्पा के निवासी मुख्यतः थे। मोस्ट इंपोर्टेंट कि हड़प्पा के लोग कहां पर निवास करते थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने, ग्रामीण, शहरी, खाना बदोश या जनजाति। मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, हड़प्पा काल के जो लोग थे ये शहरी लोग थे। ठीक है, याद रखना शहरी लोग थे हड़प्पा काल के लोग, और शहर में निवास करने वाले लोग थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता में घर बनाए जाते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता में घर किस प्रकार से बने होते थे, कौन सी चीजों से घर बने होते थे। तो चार ऑप्शन आपके सामने, ईंट, बांस, पत्थर या लकड़ी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर निकल कर आता है वो आता है ऑप्शन नंबर ए, यानी हड़प्पा काल में जो घर है वो ईंटों के बनाए जाते थे। उस समय भी यहाँ पर जो घर है वो पक्के मकान होते थे, और पक्के मकान ईंटों से बनाए जाते थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि घर हड़प्पा सभ्यता में ईंटों से बने घर होते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे या अग्रणी थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग है किस वस्तु का उत्पादन सबसे ज्यादा करते थे। तो इसका जो सही आंसर है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा करते थे। इस समय कपास का उत्पादन बहुत ही अधिक होता था, तो ये भी आपको याद रखना है कि कपास का उत्पादन हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ज्यादा करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन आज हम करेंगे वो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यही ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर निकल कर आता है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। तो याद रखना दयाराम साहनी ने सन 1921 में
कब? सन 1921 में यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की खोज आपकी की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह? तो चार ऑप्शन आपके सामने, कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आता है ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह था वो था लोथल। और लोथल कौन सी नदी के किनारे था? तो ये था आपका भोगवा नदी के किनारे। कौन सी? भोगवा नदी। और लोथल कहाँ पर आता है? तो याद रखना गुजरात में। ठीक है, तीन क्वेश्चन यहाँ से मैंने आपके निकाल दिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का इंपोर्टेंट बंदरगाह था वो था लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे आता है और ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पैमानों की खोज से यह सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मापतोल से परिचित होते हैं और इसकी खोज कहाँ पर हुई? तो याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये चीज सिद्ध हो गई है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी मापतोल के बारे में जानकारी रखते थे। तो ये हमें साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका जो सही आंसर है वो आता है ऑप्शन नंबर डी। लोथल से ये साक्ष्य मिला है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो भी क्या मापतोल से परिचित थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सिंधु सभ्यता में समाज किन वर्णों में विभक्त था या किन वर्गों में विभक्त था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हम लगातार कंफ्यूज होते हैं कि आखिर कौन कौन से वर्ण उस टाइम थे, क्योंकि ये वर्ण का जो व्यवस्था है ये हर काल में अलग अलग परिवर्तित होती रहती है। तो हम यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों अब कंफ्यूज नहीं होना, आपको यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रख लेना, सबसे पहले विद्वान, उसके बाद आता है योद्धा, उसके बाद व्यापारी और उसके बाद श्रमिक। तो ये चार वर्ग थे, ये चार वर्गों में विभाजित था आपका कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। तो एक तो विद्वान, उसके बाद में योद्धा, उसके बाद में व्यापारी, उसके बाद में श्रमिक। तो ये चारों आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो पहला आपका हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने, तो इसका जो सही आंसर निकल कर आता है वो आता है ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त या सबसे ज्यादा फेमस जो नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। अब सबसे पहला नाम आता है आपका हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक जो नगर था उसकी सबसे पहले खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1921 में सबसे पहले हड़प्पा की खोज की थी, इसीलिए सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता नाम रख दिया। उसके बाद दूसरा नाम हम देखते हैं तो वो आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसका उद्गम सिंधु नदी के किनारे हुआ, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गई। एक और इसका तीसरा नाम मैंने आपको बताया था कि कांस्य युगीन सभ्यता। तो उस समय कांसे का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता था, तो कांसे का उपयोग के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा। और अगर आपसे पूछे कि कांसा किन दो वस्तुओं को मिलाकर बना होता था, तो याद रखना एक तो तांबा और एक टीन। तांबा और टीन दोनों से मिलकर आपका क्या बनता है? तो कांसा बनता है। तो याद रखना तीनों नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हड़प्पा की खोज कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, जो मैंने आपको बता दिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा की खोज सन 1921 में किसने की? तो दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में की गई, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सिंधु सभ्यता के लिए कौन सी युक्ति सही है? कौन सी युक्ति सही है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पकड़ना है हमें सही, जैसे उस क्वेश्चन में नहीं को पकड़ा था उसी प्रकार यहाँ पर पकड़ना है सही कौन सी युक्ति है। दोस्तों ये जो पागल जैसे शब्द आते हैं ना, नहीं सही, ये हमें कंफ्यूज करते हैं, तो इनको सबसे पहले पकड़ो, अच्छे से मारो, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने के बाद में हम ऑप्शन पे आ जाओ। तो पहला ऑप्शन है आपका अश्वमेध की जानकारी। तो दोस्तों अश्वमेध की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता से कहीं से कहाँ तक नहीं मिलती है। उसके बाद गायिका पवित्र थी, तो गाय का उल्लेख भी यहाँ पर नहीं मिलता है, गाय एक पवित्र थी, इस प्रकार की जानकारी भी नहीं मिलती। उसके बाद पशुपति नाथ का सम्मान, तो ये इसका सही आंसर है। इस समय पशुपति नाथ का सम्मान किया जाता था और पशुपति नाथ की जो मुद्रा है इसका जो चित्र है वो यहाँ की मोहरों पर भी बनाया गया था। तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी। और चौथा है संस्कृति स्थिर नहीं थी, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए कि हड़प्पा के लोग
की सामाजिक पद्धति कैसी थी, सामाजिक पद्धति यानी समाज में किस प्रकार की पद्धति थी। चार ऑप्शन आपके सामने, उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर जाति आधारित ऐसी कोई बात ही नहीं थी। उसके बाद वर्ण आधारित भी यहाँ पर समाज नहीं थी, दास वाली समाज भी यहाँ पर नहीं थी, और उचित समतावादी समाज यहाँ पर थी। यानी इसका सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए। तो जिस प्रकार की उच्च क्षमता आप में है उसी प्रकार की यहाँ पर समाज की पद्धति थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सिंध का नखलिस्तान या बाग किस हड़प्पा नगर को कहा जाता था। याद रखना, सिंध का नखलिस्तान या बाग किस हड़प्पा नगर को कहा जाता था। चार ऑप्शन आपके सामने, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आता है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो मोहनजोदड़ो है। इस मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता था, तो इसे सिंध का नखलिस्तान या फिर सिंध का बाग इसे कहा जाता था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी, उस पूरे क्षेत्र का आकार कैसा था। चार ऑप्शन आपके सामने, वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या फिर गोलाकार। तो इसका जो सही आंसर निकल कर आता है वो आता है ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार। याद रखना, पूरी हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है वो कुछ इस प्रकार से त्रिभुजाकार था। तो ये भी आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों आपने अगर पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखे होंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे है या फिर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आता है ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है, ये रवि नहीं है, तो इसको रावी याद रखना। रावी नदी के किनारे आपका हड़प्पा नगर बसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था और हड़प्पा रावी नदी के किनारे। ठीक है, तो हड़प्पा रावी और मोहनजोदड़ो सिंधु, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, जो कि मैंने आपको डिस्कस कर लिया कि लोथल किस नदी पर और कहां पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है, जो कि कहां पर, गुजरात में स्थित है आपका लोथल। ठीक है, और यहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह भी था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, कालीबंगा जो था ये घग्गर नदी के किनारे स्थित था। कौन सा, कालीबंगा कहां पर, घग्गर नदी के किनारे। मोस्ट इंपोर्टेंट, और कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो इसको याद रखना, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता में हल से जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिलते हैं। हल से जूते हुए खेत के साक्ष्य, इस क्वेश्चन पर आप 5 स्टार लगा लो, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि हल से जूते हुए खेत के साक्ष्य किस नगर में मिलते हैं। याद रखना, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा में हल से जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, छाप कर लिख लेना कि हल से जूते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मोहनजोदड़ो किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो आता है ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, मोहनजोदड़ो किस राज्य में, तो ये सिंध राज्य में स्थित है। याद रखना, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का चित्रांकन मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की में किस देवता, सॉरी, सिंधु घाटी की जो मुद्रा थी उसमें किस देवता का चित्रांकन मिलता है। चार ऑप्शन, आग शिव, ब्रह्मा, आग विष्णु या आग इंद्र। तो इसका जो सही आंसर है वो आता है ऑप्शन नंबर ए, यानी आग शिव। और आग शिव को ही क्या बोला जाता है, तो आग शिव को ही बोला जाता है पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ। और मैंने आपको बताया था कि पशुपतिनाथ का चित्रण मुद्रा पर यहाँ पर मिलता है। तो याद रखना, आग शिव यानी पशुपतिनाथ जी जो थे उनका चित्रण यहाँ की मुद्रा पर मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर गुजरात में था। मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोथल। लोथल मैंने बताया था कि लोथल जो कि है ये गुजरात में स्थित था। और अगर आपसे पूछे कि कौन सी नदी थी तो मैंने वो भी आपको बताया था कि यहाँ पर नदी थी भोगवा नदी। कौन सी, भोगवा नदी के किनारे आपका लोथल बसा हुआ था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने, जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। याद रखना मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता था, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता था। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला। दोस्तों वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ या रिपीट कर रहा हूँ जो आपसे लगातार एग्जाम में पूछे गए। तो दोस्तों इन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए एग्जाम के लिए पढ़ना ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी सीमा कौन सी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि सिंधु घाटी जो सभ्यता विस्तृत थी उसमें सबसे ऊपर या सबसे उत्तरी हिस्सा कौन सा था। तो चार ऑप्शन आपके सामने, मांडा जम्मू कश्मीर, देमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश या सुत्का गेंडोर बलूचिस्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो जम्मू कश्मीर में आने वाला क्षेत्र है मांडा। तो ये मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र था। कौन सा, मांडा सबसे उत्तरी क्षेत्र। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सबसे दक्षिणी सीमा कौन सी थी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे दक्षिणी सीमा, तो आपको बताना है दैमाबाद महाराष्ट्र। कहां पर, तो महाराष्ट्र का दैमाबाद जो था ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी क्षेत्र था। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपसे अगर पूछे कि सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा था, तो ये था आपका आलमगीरपुर, जो कि कहां पर था, उत्तर प्रदेश। कहां पर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी क्षेत्र था। उसके बाद अगर आपसे सबसे पश्चिमी क्षेत्र पूछे, तो सबसे पश्चिमी क्षेत्र आपको बताना है कि सबसे पश्चिमी क्षेत्र सुत्का गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है। कहां पर, सुत्का गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में। अब यहाँ पर एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको सारी चीजें। सबसे उत्तर में अगर आपसे पूछे तो क्या बताना है, मांडा। क्या बताना है, मांडा। और मांडा कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। अगर सबसे दक्षिण में पूछे तो बताना आपको देमाबाद। देमाबाद, और देमाबाद कहां पर है, तो यह है आपका महाराष्ट्र में। अगर सबसे पूर्वी पूछे तो आप यहाँ पर बताओगे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर कहाँ पर है, आपका यूपी में। और सबसे पश्चिमी अगर आपसे पूछे तो ये आपको बताना है सुत्का गेंडोर। क्या, सुत्का गेंडोर। और सुत्का गेंडोर कहाँ पर है, तो ये आपका कौन से, बलूचिस्तान वाले प्रांत में, बलूचिस्तान पाकिस्तान वाले प्रांत में ये आपका आता है। तो ये चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में लगातार बनते हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से लोथल से कौन से पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लोथल से कौन से पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए। चार ऑप्शन आपके सामने है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोथल से आखिर कौन सा पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, यानी लोथल से क्या प्राप्त हुआ था, गोदीवाड़ा। याद रखना गोदीवाड़ा जो था, ये गोदीवाड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये आपका लोथल से प्राप्त हुआ था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है लोथल से। अब इसके बारे में एक खास बात आपको याद रखना है कि जो पूरी हड़प्पा सभ्यता, पूरी जो हड़प्पा सभ्यता थी, इस पूरी हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी, सबसे बड़ी जो इमारत थी, वो सबसे बड़ी इमारत क्या थी, तो वो सबसे बड़ी इमारत थी गोदीवाड़ा, जो कि कहाँ से मिला, तो लोथल से मिला। और लोथल से मिलने वाला गोदीवाड़ा हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कालीबंगा से कौन से पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कालीबंगा से कौन से पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए। तो चार ऑप्शन आपके सामने है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर बनकर निकल कर आता है कि जो जूते हुए खेत के साक्ष्य है ये कालीबंगा से प्राप्त हुए। और कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जूते हुए खेत के जो साक्ष्य है ये कहाँ से प्राप्त हुए, तो याद रखना कालीबंगा से जूते हुए खेतों का प्रमाण मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमने अभी तक देखा है। ठीक है, तो गोदीवाड़ा जो है ये लोथल से मिला और कालीबंगा से जूते हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें धोलावीरा की, तो धोलावीरा से कौन से पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी, यानी हड़प्पा लिपि पर 10 चिन्हों वाला जो शिलालेख था, तो 10 चिन्हों वाला जो शिलालेख है ये कहाँ से प्राप्त हुआ, तो याद रखना ये धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा लिपि 10 चिन्हों वाला शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो यह आपका धोलावीरा से प्राप्त होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने बनकर निकल कर आता है कि बनावली से कौन से पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए। याद रखना बनावली से कौन से
पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिट्टी का बना हल है। ये मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से प्राप्त होता है आपका, तो ये प्राप्त होता है आपका बनौली से। तो ठीक है, तो हमने देखा कि आपका कालीबंगा से जूते हुए खेत, उसके बाद लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। हड़प्पा लिपि आपका कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था धोलावीरा से। और वहीं अगर बनावली का पूछे तो बनावली से मिट्टी का बना हल प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मांडा किस राज्य में स्थित है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था कि मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है और जो कि हड़प्पा का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। उत्तरी क्षेत्र है कौन सा, मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि देमाबाद किस राज्य में स्थित है, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि देमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और ये महाराष्ट्र सबसे दक्षिणी क्षेत्र था, कौन सा, देमाबाद सबसे दक्षिणी क्षेत्र था हड़प्पा क्षेत्र का। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, तो कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कालीबंगा कहां पर है, तो ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर निकल कर आता है वो आता है ऑप्शन नंबर बी। याद रखना राखीगढ़ी कहां पर है, तो ये आपका हरियाणा में। ठीक है, तो राखीगढ़ी हरियाणा में मोस्ट इंपोर्टेंट है राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किस पशु के जो अवशेष है वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते। तो इसका जो सही आंसर है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखना शेर जो है, शेर के बिल्कुल भी अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। बाकी घोड़ा, गाय, हाथी के कुछ अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन इतनी जानकारी इनकी भी नहीं मिली है, इनकी भी इतनी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी मिली है। बाकी शेर की जानकारी तो बिल्कुल भी हमें हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अब तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी धातु अब तक हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिली है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखना लोहा है, जो लोहे की जानकारी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं थी और इसके कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिले। बाकी तांबे की जानकारी यहाँ पर लोगों के थी, सोने चांदी की जानकारी भी यहाँ पर लोगों के थी और सोने चांदी का आयात निर्यात भी यहाँ पर होता था, लेकिन लोहे की जानकारी यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं थी। लोहे की जो जानकारी है वो आपको उत्तर वैदिक काल के बाद में देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद भी खुदाई जारी थी, तो उसके बाद में सबसे ज्यादा हड़प्पाई कालीन नगर किस राज्य से आपको प्राप्त हुए। तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। याद रखना गुजरात से अब तक सबसे ज्यादा हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दोस्तों ये आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जिसमें हमने पूरे हड़प्पा सभ्यता की बात की। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं और उसे ही कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। दोस्तों आई होप कि ये सीरीज आपको बेहद पसंद आएगी और जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस कर लेंगे। और आप यकीन मानना जिस दिन पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी आपको खुद पर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, खुद पर विश्वास हो जाएगा कि हाँ हमें सारी चीजें आती है। क्योंकि लूसेंट एक ऐसी बुक है जहां से 90% क्वेश्चन या 99 क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, यानी जीके जीएस के तो सारे क्वेश्चन बनते होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि ये क्लास आपको बेहद पसंद आई। अगर आपको क्लास पसंद आई तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे देना है और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।